चलिए आप लोग को स्वागत है VS कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आपका भाई विक्रम। आज हम आप लोग के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाने वाले हैं, जो बहुत सरल तरीक़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझिए बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो समझिए कि इतिहास है क्या, इतिहास कहा किसे जाता है। तो आइए बोर्ड पे देखिए, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर। हम पहले ये समझे कि इतिहास है क्या। तो आप कभी गौर किए होंगे कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के द्वारा बीता हुआ समय को ही इतिहास कहते हैं। जैसे में कुछ पुरानी चीज़ों के हम याद करते हैं तो समझिए कि जो पुरानी चीज़ है वो इतिहास बन गया है। मतलब बड़े बड़े लोग रहते थे हमारे जमाने थे, हमारे दादा के ज़माने में, परदादा के ज़माने में, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे। तो उनका आज इतिहास में याद किया जाता है, किताबों में दिया रहता है। जैसे में यूरोप में राष्ट्रवाद में नेपोलियन के दिया है और बहुत सारे दिया है ऐसा। तो वही याद किया जाता है। मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में जानेंगे, कहाँ क्या हुआ था और कहाँ क्या है। तो पहले तो हम इतिहास समझ गए कि जो हमारे पूर्वजों के समय में बीते हुए समय को ही इतिहास कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। अब टॉपिक से शुरू करेंगे। अगर दिक्कत होगा तो हम एक और बेसिक क्लास लेके आएंगे आप लोग के लिए, बहुत ही शानदार नोट्स बना के एकदम ट्रिक के साथ। तो चलिए हम अपना अब टॉपिक शुरू करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद तो आप लोग जानते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की आधुनिक है। जो मतलब राष्ट्रवाद है क्या, आप पहले तो ये समझिए यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या। जो हमारे देश में प्रेम है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जो हमारे देश में लोग प्रेम करते हैं उसी को राष्ट्रवाद मान के चले कि मतलब शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। ये हमारे देश की प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसे तो किताबों के द्वारा लिखा जाता है कि विश्व में भौतिक राजनीतिक को जागृत रूप को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग सामाजिक और धार्मिक होते हैं। मतलब हमारे देश में रहने वाले लोग सामाजिक और धार्मिक होते हैं। राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ था कब, आप लोग को पता है। राष्ट्रवाद का बीजारोपण पूर्ण जागरण 1700, देखिए राष्ट्रवाद का पूर्ण बीजारोपण 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। मेरी टीम के लोग हंसा दे रहे हैं। फ्रांस में हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति में उन्नत प्रकट हुई। जो 1789 ईस्वी में हुआ था वो फ्रांसीसी के राष्ट्रवाद का भावना पूर्ण जागरण मतलब जागृत हुआ था 1789 ईस्वी में। मतलब राष्ट्रवाद लोगों को भी जागा था अपने दिल के अंदर, मतलब अपने हौसला के अंदर, और जागृत हुआ था 1789 ईस्वी में। और वही फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ था। तो आप लोग हम बताते हैं कि हमारे फ्रांसीसी क्रांति के मतलब शुरुआत ही हुआ था राष्ट्रवाद 1789 ईस्वी में। लाइट दे दिया, बहुत अच्छा है बात। 1789 ईस्वी में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का शुरुआत हुआ था 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्ण जागरण हुआ था राष्ट्रवाद का। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्ण जागरण हुआ था राष्ट्रवाद को, आप लोग को बता दिए थे। फ्रांसीसी क्रांति का उन्नत प्रकट, फ्रांसीसी क्रांति में था। फ्रांसीसी क्रांति का उन्नत प्रकट मतलब वो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में हुआ था। शताब्दी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 19वीं शताब्दी में हो गया था। और यूरोप में जो फिर राष्ट्रवाद हुआ था, और पहले आप समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था। उसमें एक शासक थे नेपोलियन बोनापार्ट। वो बहुत ही अपना योगदान दिए थे वहाँ जब आक्रमण हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट
फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना के विकास राजनीति के तत्पर नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति के अभिजातीय प्रवेश के बाहर अखबारों और सड़कों मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अखबारों और सड़कों पर सर्वधारण बना दिया। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अखबारों एवं सड़कों पर मतलब पूरा फैला दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन बोनापार्ट ने अभियानों का नवयुगक संदेश पहुंचाया। मतलब अच्छे बोले अभियानों ने यूरोप के कई राज्यों में बोनापार्ट जो था जो यूरोप के कई राज्यों में नई संदेश पहुंचाई। जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना दोस्त, तो वो अपने देश के बारे में नई संदेश पहुंचाई। मतलब अखबारों में जो छापा था वो नई संदेश पहुंचाई कई राज्यों में। मतलब अखबारों के माध्यम से सड़कों पर मतलब हंगामा करके कई राज्यों में नई संदेश पहुंचाई। और जब वहाँ के शासक लोग थे तो वहाँ के शासक लोग इस मतलब संदेश का विरोध तो कर सकते थे, मगर सब अपने अपने विचारों का मध्य रखते हुए सर्वधारण की वस्तु बना दिया। संदेश पहुंचा। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी और इटली के भौगोलिक परिधि के बाहर संदेश नेपोलियन बोनापार्ट इटली और जर्मनी और इटली कई राज्यों में अपना भौगोलिक जमाया, मतलब अपना वर्चस्व जमाने के लिए नेपोलियन जो था ना नेपोलियन जो था ना बाबू, इसको मिटा देते हैं, इसको तो काम नहीं है। देखिए थोड़ा भी समझाने में हमको प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम पूरा अपने अंदर से जितना भी जुनून है आपको समझाने में लगा देंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं लीजिए। आज नहीं समझिएगा कल समझिए। ये मत सोचिए कि छोटा प्लेटफॉर्म है, आप पहले समझ के देखिए एक बार। जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो अपने कई जर्मनी और इटली के कई राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र में संदेश पहुंचाया, वास्तविक रूप से राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। मतलब अपने संदेशों को मतलब वहां वर्चस्व जमाना चाहा, जिससे इटली और जर्मनी के कारण कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। जिससे इटली का एकीकरण कर एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। अब समझिए आप लोग बात को। जब वो अपना वर्चस्व जमाया था नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी और इटली के कई राज्यों पर भौगोलिक, तो वहाँ जब इटली और जर्मनी के एकीकरण का वास्तविक मार्ग प्रस्ताव हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट, समझिए ऐसे हम करेंगे तो समझिए आप लोग। जब नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी और इटली के भौगोलिक राज्यों में अपना रूपरेखा प्रदान किया था। चलिए, जब नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी और इटली के कई राज्यों में अपना रूपरेखा प्रदान किया, तो वहीं से इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। जब वहां नेपोलियन गया था सबसे पहले, तो अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। कई राज्यों पर एवं सड़कों पर, अखबारों में नई संदेश पहुंचाया और एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव किया। दूसरी तरफ नेपोलियन का नीतियों का फ्रांसीसी प्रभुताधिकार, विद्युत देशभक्ति, विक्षोभ पर नेपोलियन का
दूसरी तरफ नेपोलियन का दूसरी तरफ नेपोलियन का चलिए, अभी इतना तो आप लोग समझ गए होंगे इटली का के कारण का मार्ग प्रस्ताव हुआ था जब नेपोलियन बोनापार्ट गया था। तो अब हम कुछ किताब से मदद लेते हैं, इसके लिए सॉरी क्योंकि हमको उतना ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब फ्रांसीसी का विरोध हुआ, रूपरेखा पता जिससे इटली एवं जर्मनी का के कारण का मार्ग प्रस्ताव हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य विरुद्ध यूरोप के देशभक्ति का भी जोक जगा। जब दूसरी तरफ वो तो एक ही कारण हो गया इटली और जर्मनी का, और दूसरी तरफ देश से भक्तिपूर्ण भी छोप जगह, मतलब देश में ये जगह मतलब अथी मतलब आजादी यानी राष्ट्रवाद का भावना जगा। मिटाते हैं थोड़ा सा, मिटा के हम बताते हैं तुरंत आप लोग को। देखिए हम यहाँ तक बता दिए थे कि एकीकरण का मार्ग प्रस्ताव हुआ, और एकीकरण के मार्ग प्रस्ताव के बाद दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति भी छोप जगा। मतलब यूरोप में मतलब राष्ट्रवाद का भावना जगा। मतलब वहाँ वहाँ एकीकरण के बाद एकीकरण के बाद वहाँ एकीकरण के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना जग उठा। यूरोप में मतलब भावना जाग उठा और वहाँ के लोग एकता हो गए। वहाँ के लोगों ने एकता हुए। नीतियों का कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व, वहाँ के लोगों ने एकता हुए। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मतलब नेपोलियन का पतन हो गया, मतलब नेपोलियन का पतन हो गया तो उसके बाद नेपोलियन के पतन के बाद पुनः उसी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मतलब नेपोलियन के पतन के बाद नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया के वियना। देखिए हम बता रहे थे कि नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। आप लोग अब एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार कीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुआ, मतलब एकजुट हुआ। 1815 ईस्वी में सब एक हुए और एक हुए एवं एकत्र हुए जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जो नेपोलियन ने चला रहा था। उसी जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के पास 1815 में तो यूरोप में जिनका उद्देश्य था कि जो पहले से चल रहे थे उसी व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने विजय से के अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में नियम लागू किया गया, तो उनका भी वही उद्देश्य था जो पहले के व्यवस्था चल रहा था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। परंतु इससे भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि राष्ट्रवाद की नई शक्ति या राजनीतिक निर्धारण करने वाले तत्वों का रूप में उभर कर आया। मतलब जो नेपोलियन के मतलब चल रहा था जो पहले ही, वही को पुनः आपस चलाने के लिए, मतलब कट्टरवादी बोलते ना हैं, उन्हीं को एकदम आपस करने के लिए वहाँ
मतलब हुआ सम्मेलन एक हुआ था। मतलब वहाँ 1815 में वियना में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में यह बात को रखा गया था, बात को रखा गया था, रखा गया था कि जो पहले से युद्ध चल रहा था उसी युद्ध को पुनः हमें लाना है, उसी युद्ध को पुनः लाना है। विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। सन 1815 में वियना सम्मेलन के में जोआनी ऑस्ट्रिया के चांसलर, हम अभी बोले ना, पढ़ाया था तो नहीं था लेकिन बोले कि ऑस्ट्रिया में एक वियना कांग्रेस चल रहा था, वियना कांग्रेस सम्मेलन चल रहा था। देखिए बताते हैं अच्छा से। देखिए थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस कम है, बहुत हमको मतलब कॉन्फिडेंस है पढ़ाने का, लेकिन बोलने का कॉन्फिडेंस कम है कि कैसे बोला जाता है। मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरा भावनाओं को बढ़ाइए कि आगे आप लोग अच्छा मतलब पढ़ाने का प्रयास रहे। अपने तरफ से मतलब 100% हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो हम बोले सन 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया चांसलर। वियना कांग्रेस का चांसलर कौन था? वियना कांग्रेस का चांसलर मेटरनिक था। चांसलर सबसे पहले तो चांसलर कौन था? मेटरनिक था। यहाँ चांसलर लिख के मेटरनिक, मेटरनिक था। वहां सम्मेलन, वहां सम्मेलन 1815 में चल रहा था। 1815 में चल रहा था, वहां सम्मेलन 1815 में चल रहा था, 15 में चल रहा था। जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया, जो प्रतिक्रियावादी था। मतलब घोर मतलब वहाँ के लोगों को लगता था कि ये नहीं होना चाहिए वहाँ, मतलब उसी युद्ध को पुनः वापस नहीं लाना चाहिए जो 1815 ईस्वी सम्मेलन में बोला गया था। तो वो तो लाना चाहते थे, हम तो पहले बता दिए थे, नेपोलियन वाला ही नियम। ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में तो सम्मेलन हुआ और घोर प्रतिक्रिया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोप शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य मतलब जो सम्मेलन वहां हुआ था ना 1815 में, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन, सम्मेलन तो वहां कई देश मिलकर मान के चलिए, वो मान के चलिए कि वहां सॉरी मान के चलिए कि नक्शा है, मान लीजिए, इस तो मुझे बनाना नहीं आता है, मान के चलिए कि नक्शा है, मान के चलिए, तो वहां कई देशों ने मिलकर, छोड़िए, वहां कई देशों ने मिलकर सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोप शक्तियों के ऐसी व्यवस्था की मुख्य उद्देश्य यूरोप के शक्ति का संतुलन को स्थापित करना। वहाँ कई देश मिलकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया और रूस और फ्रांस, कौन कौन देश थे बताते हैं, जो यूरोप के नियमों को लाना चाहते थे उथे, अगर तो यूरोप लिखेंगे, यूरोप यूरोप का नियम का पालन करना चाहते हैं। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, वहाँ के नियमों को स्थापित करना और शांति संतुलन का स्थापित करना चाहते थे, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। मतलब जो वहाँ के लाना चाहते हैं नियमों को, यूरोप को, जो नेपोलियन के समय ही, पतन होने के पहले नेपोलियन के समय ही वहाँ युद्धों ने समाप्त कर दिया था। वही युद्ध मतलब दोबारा स्थगित करना चाहते थे।
जो समाप्त कर दिया था, समाप्त समाप्त कर दिया था। देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिएगा। वियना कांग्रेस का हुआ था 1815 ईस्वी में। वहाँ का सम्मेलन नेपोलियन के ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख था, समाप्त कर दिया था। एवं गणतंत्र एवं राजतंत्र प्रजातंत्र फ्रांसीसी की क्रांति की देन थी। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था के पूर्ण स्थापना करना मेटरनिख का व्यवस्था का उद्देश्य था। मतलब वहाँ के गणतंत्र एवं प्रजातंत्र के एक ही उद्देश्य था कि पुनः वही व्यवस्था को स्थापित करना। पूर्ण मेटरनिख का व्यवस्था का उद्देश्य था विरोध का करना और पुरातन व्यवस्था मतलब पुराने व्यवस्था को लाना। मतलब मेटरनिख का उद्देश्य था कि मतलब वही हिसाब से नीति चलाता था वहाँ। उसका उद्देश्य था वहाँ मतलब वहाँ का मान के चले राजा था वहाँ मेटरनिख। मेटरनिख का उद्देश्य था कि वह पुनः पुरानी व्यवस्था को चलाना चाहता था। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पुनः उसी व्यवस्था को चलाना चाहता था। उसका वही उद्देश्य था और वहाँ इसी भई भावना से अपना चलाता था शासक, और लोगों पर बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी करता था। चलिए हम आज इतना ही बताएंगे और अब अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले जाना चाहते हैं, लाइन प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। हम आशा करते हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर गलती थोड़ा बहुत हुआ होगा तो इसलिए क्षमा चाहते हैं दिल से। और गलती होगा थोड़ा बहुत क्योंकि अभी नया नया प्लेटफार्म है और नया नया अभी कॉन्फिडेंस है, तो अभी थोड़ा बहुत गलती होगा, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। तो चलिए दुआओं में याद रखना। हम आपका भाई विक्रम कुमार।